नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना पर जो कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है, वो आपसी रंजिश की घटना, बुलंदशहर की घटना को लेकर राजनीति कर रही है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है पालघर की घटना को लेकर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, जिसकी वजह से पालघर की घटना पर जनता उनसे जवाब चाहती थी, वो वही कर रही हैं। क्योंकि एक घटना होती है बुलंदशहर में, जो आपसी रंजिश की घटना होती है, जहां पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, मामला साफ है, पुलिस प्रशासन ने तुरंत सख्ती से कार्रवाई की। और वहीं पर एक दूसरी घटना होती है पालघर की घटना, जहां पर पुलिस प्रशासन खुद उसमें इन्वॉल्व होता है और 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। सैकड़ों लोगों के द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है और वहां पर कांग्रेस चुप्पी साधी हुई होती है। इस पर आप कांग्रेस के अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी से क्या सवाल करेंगे, और साथ ही जो प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने बुलंदशहर को लेकर राजनीति की है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को जहां तक मैंने समझा है जी, कांग्रेस तो गिद्ध की तरह लाशों को ढूंढती है कि कहीं कोई लाश मिले और वो वहां पहुंचे। जैसे गिद्ध को आपने देखा है, ऊपर आकाश में उड़ती रहती है, कहीं डेड बॉडी पड़ी हो, जानवर मरा पड़ा है तो तुरंत वहां से आती है। इस तरह से ये गांधी परिवार घड़ियाली आंसू लेकर ऐसे ऐसे शरीर को ढूंढते हैं, मृत शरीरों को, कि जहां इनका राजनीतिक हित पूरा होता हो। साधुओं के लिए कभी इन्होंने आंसू बहाया है, ऐसा इनके इतिहास में कभी नहीं मिलता। आप याद करिए, इंदिरा गांधी के समय में 1966 में इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर 5000 साधुओं का कत्लेआम किया गया। और उसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि जब 1965 में जब चुनाव आने थे तो इंदिरा गांधी विनोबा भावे के पास गई आशीर्वाद लेने के लिए, और करपात्रे जी महाराज थे जिनका साधुओं में बड़ा एक सम्मान था। चुनाव जीतना है, इसलिए करपात्रे जी महाराज ने एक प्रस्ताव रखा था कि गौ हत्या पर बैन होना चाहिए, जो अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। उनसे हाँ कर दिया कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगी तो मैं इसको लागू करूंगी, और अपने वादे से मुकर गई। चुनाव जीतने के बाद जब वो अपनी मांग को याद दिलाने के लिए आए, संसद की तरफ कूच किया, इसने गोली चलाने के आदेश दिए थे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, और 5000 साधुओं का कत्लेआम उस समय हुआ था। तब से लेकर आज तक कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं है कि जो साधुओं के हित की बात करता हो, कभी साधुओं के पक्ष में आया हो, कभी साधुओं की चिंता की हो, साधु किस हाल में इस देश में रह रहा है, कभी इन्होंने ऐसी कोई बात की हो। तब आज अचानक ये साधुओं की चिंता कैसे करने लगे, ये आश्चर्य है। क्योंकि जब ये पालघर की घटना हुई है तो वहां कांग्रेस का शासन है। उस शासन के टाइम के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जिसके कारण पूरा देश कांग्रेस से सवाल पूछ रहा था, वो इसीलिए पूछ रहा था कि कांग्रेस के इतिहास को लोग जानते हैं कि यही कांग्रेस है जो केवल धर्म देख करके राजनीति करती है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लोगों को लड़वाने का काम करती है। और आज वो मौन है, जवाब नहीं दे रही है। उसकी सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। 16 तारीख को घटना होती है, निर्मम हत्या होती है, पुलिस की मौजूदगी में होती है, और वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले ही उसको चौकी से निकालकर भीड़ को सौंपते हैं, और उस भीड़ में सौंप रहे हैं। जो ये पालघर है, इसका अपना भी एक इतिहास है कि यहां किस तरह से किन्हीं राजनीतिक कारणों से अनेक बार ये चर्चा में रहा है क्षेत्र। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी तो वहां पर ट्रेन का एक वो चलना था, वहां पे मेट्रो ट्रेन, उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भी यहां विरोध हुआ था। उस टाइम कांग्रेस सामने आई थी। वही लोग हैं जिसके कारण शक था कि कहीं ना कहीं इसमें पीछे कांग्रेस का हाथ है। और इसीलिए आर भारत के अर्णब गोस्वामी ने भी सवाल उठाया था कि सोनिया गांधी इस विषय पर जवाब दे। लेकिन बार बार टीवी पर प्रोग्राम करने के बावजूद भी, बार बार भारत की जनता के सवाल उठाने के बावजूद भी किसी कांग्रेसी ने पालघर पर कोई जवाब नहीं दिया। मुंह जैसा सिल गया इनका, और उस पर बोले नहीं। तो मुझे तभी से डाउट था कि ये इंतजार में है कि कहीं कोई साधु दुर्घटना हो या घटना हो, ये फिर बोलेंगे। लेकिन एक घटना और हुई थी जो हुई पंजाब में,
लेकिन वहां भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसलिए उसको भी चुप रह गए। अब उत्तर प्रदेश में जो घटना सामने आई है वो गांव वाले बता रहे हैं कि ये कोई नशा करने वाला व्यक्ति था, अर्धविक्षिप्त व्यक्ति है, पुलिस वालों ने भी यही और उनके साथ वो बैठता था, उसके हाथ में तलवार ले जाते हुए देखा है। जैसे ही वो घटना हुई है 3-4 घंटे के अंदर पुलिस हरकत में आई, तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया है। और फिर भी जो वो कह रही है प्रियंका कि इसकी जांच होनी चाहिए, कि ये कभी साधुओं के लिए तो कभी रोए ही नहीं, कभी इन्होंने चिंता करी नहीं। इनको चिंता और धर्म के लोगों की बहुत रही है, लेकिन संतों के लिए ये चिंता कर रहे हैं, और उस प्रदेश में चिंता कर रहे हैं जहां का मुखिया इस समय योगी जी खुद एक संत हैं, जो संतों का सम्मान करते हैं, जो खुद संत का जीवन जीते हैं, और वहां का प्रशासन जो तुरंत कार्रवाई करता है। आज एक फोन के ऊपर सेकंडों में कार्रवाई होती है, और वो प्रशासन जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है, वो प्रशासन जो संतों का वो सम्मान कर रहा है, ऐसे प्रशासन पर सवाल उठा रही है प्रियंका गांधी। प्रियंका सवाल उठाए, महाराष्ट्र वालों से जरा पूछे कि भाई तुमने अभी तक इसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन किया कि पुलिस वाले जो थे जिन्होंने भीड़ को, साधुओं को सौंप दिया, वो पुलिस वाले अभी तक जेल क्यों नहीं गए? आपने उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कोई सजा थोड़ी ही है। अरे भाई उसकी जांच करो, और कौन लोग उसके पीछे थे इसकी जांच करो। लेकिन वो जांच नहीं करेंगे, इसके बजाय उन्होंने क्या किया है, जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी उसके आवाज को, पालघर को उठाया है, जाने माने देश के पत्रकार अर्णब गोस्वामी, उन्होंने एक सवाल उठाया। पत्रकार हैं, सवाल उठाना उनका धर्म है, लेकिन किस तरह की गुंडागर्दी कांग्रेस ने की है कि उनके ऊपर हमला करवा दिया। और वो हमले के बाद जब वो कहते हैं कि मैं इन हमलों से डरने वाला नहीं हूं, तो देखिए कल उन्होंने क्या किया, उनको 12 घंटे से अधिक थाने में बिठाकर प्रताड़ित किया। ये केवल दिखाने के लिए और बताने के लिए और जताने के लिए कि हम नंबर 1 के गुंडे हैं। हम चाहेंगे तो पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद भी परेशान कैसे कैसे कर सकते हैं, हम पे कानूनी पेचीदगियों से लड़ने आता है। ये केवल भय फैलाना चाह रहे हैं ऐसे लोगों में जो इन पर सवाल उठाएंगे। तो इनका तो करैक्टर यही है कि इनकी जो सहानुभूति है वो कम से कम संतों से तो नहीं है, ऐसा इनका इतिहास है। ये घड़ियाली आंसू है, घड़ियाली दिखावा है। और ये प्रियंका गांधी को मेरी सलाह है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों पे ध्यान केंद्रित करे और पालघर की घटना के बारे में बोले। अगर उसे ट्वीट करने का शौक है, वहां शिवसेना की जो प्रवक्ता है उसने भी, प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, तो मैं उससे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो भी पहले कांग्रेस में ही थी, अभी वहां गई है, तो कृपया करके अपने राज्य की पुलिस को कहो कि इसमें जांच में तेजी लाए, पुलिस वालों की भूमिका की जांच हो, और उसका जब खुलासा हो जाए तो प्रियंका जी जरूर ट्वीट करके बताना कि हमारी सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई करी है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, वहां का शासन, प्रशासन और वहां के मुख्यमंत्री इस बात में सक्षम हैं कि जिन्होंने कुछ किया है, विदिन घंटे के अंदर सूचना गई और 1 घंटे के अंदर पुलिस की कार्रवाई, ऐसा त्वरित कार्य हुआ है, और उसकी जांच भी होगी अगर कोई पीछे लोग होंगे। लेकिन आप अपने राज्यों पे ध्यान दें, ये एक बेमतलब नकली मुद्दे से डाइवर्ट करने का प्रियंका का एक कोशिश है, जिसमें ये सफल नहीं होगी। वहीं सर अगर बात करें शिवसेना की, तो उद्धव ठाकरे ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर फोन पर बात की, तो इस राजनीतिक स्टंट को आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उद्धव ठाकरे जी तो क्या हो गया है कि जब से कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई है, ये तो केवल एक मिट्टी के माधव हो गए हैं कि मतलब अपने आप से कुछ डिसीजन लेना नहीं है, जो सोनिया मैडम कहेंगी वो काम करना है, और एक सोनिया की कठपुतली मात्र बन के रह गए हैं। वरना शिवसेना का जो करैक्टर था, जो बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना थी, वो तो भगवे के लिए और गेरवे के लिए मर मिटने वाली राजनीति करते थे। लेकिन ये जब से उद्धव जी आए हैं, इनसे हम चिंता कर रहे थे कि कुछ अपना करैक्टर दिखाएंगे, पालघर पर भी कुछ इस तरह से शिवसैनिक जो है आक्रमण हो जाएगा और आक्रामक हो जाएंगे, चाहे इनकी सरकार चली जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब यह समझ में आ रहा है कि ये तो सोनिया मैडम को खुश करने के लिए सत्ता में बैठे हैं और केवल एक कठपुतली बन करके रह गए हैं। तो इस मुद्दे पर भी वो केवल वो कर रहे हैं जो सोनिया कह रही है। मैं पक्का कह सकता हूं कि सोनिया गांधी ने ही कहा होगा कि आप योगी जी को फोन मिलाइए, क्योंकि उनके राज्य में भी घटना हो गई है। ये क्या इंतजार कर रहे थे?
और क्या इसको मजाक बनाया हुआ है उद्धव ने? उद्धव ठाकरे को क्या इतना ज्ञान नहीं है कि मौत पर भी कोई राजनीति करनी है? और दोनों घटना एक कैसे हो जाएंगी? एक घटना होती है कि लॉकडाउन के दौरान एनसीपी का एक स्थानीय लीडर कह रहा है कि 2500 लोग इकट्ठे हो गए। नंबर 2, हाईवे के ऊपर घटना होती है जिस हाईवे पर पुलिस का लगातार पहरा होना चाहिए। तीसरी बात, वहां 15 पुलिसकर्मी हैं और पहले से ही 2 वनकर्मी वहां मौजूद थे जिनके पास रिवॉल्वर तक भी मौजूद थी। उसके बावजूद भी वो भीड़ से नहीं बचा सके और दृश्य जैसा दिख रहा है तो इससे तो लग रहा है कि वहां की सरकार की सुनियोजित ये साजिश थी कि साधु हैं, गेरवे में हैं, इनको मरवा दो और भीड़ को सौंप दो। तब उद्धव ठाकरे वहां सवाल नहीं कर रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, और वो ये प्रतीक्षा में शायद थे कि कहीं उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाए तो मैं इसके बदले में फोन करूं, क्योंकि योगी जी ने उनको फोन किया था। और याद कर लो योगी जी ने फोन क्यों किया था, क्योंकि वो जो लोग मरे थे और जो बुलंदशहर में जो लोग आज मरे हैं दोनों कहने को साधु, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। ये जो बुलंदशहर की घटना है, ये मंदिर में 2 पुजारी थे, पुरोहित थे, पुजारी पुरोहित। एक आम पंडित होते हैं जो गांव से ही कई बार व्यवस्था हो जाती है या कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन वो जो पाल घर में संत मरे हैं वो नागा साधु थे, वो एक अखाड़े से थे, वो एक सम्मानित साधु थे जिनका एक अपना इतिहास है। और योगी जी ने इसलिए फोन किया था क्योंकि वो भी उन अखाड़ों से और उन साधु से परिचित थे, और इसलिए क्योंकि 3 दिन तक वहां का प्रशासन मौन रहा था। योगी जी को इंटरफेयर इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां की घटना में वहां का शासन प्रशासन की मिलीभगत थी, पुलिस मौजूद दिख रही थी। अगर पुलिस मौजूद नहीं होती और वो भी एक साधारण हत्या हुई होती 1 या 2 लोगों के द्वारा, तब योगी जी फोन करते तो ऐसा माना जाता कि वो उन पे सवाल उठा रहे हैं जो राजनीति है। लेकिन योगी जी को बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि 2 संतों की हत्या, मॉब लिंचिंग हुई है, वो कोई साधारण हत्या नहीं है, असाधारण बात थी। उनको प्लानिंग करके मारा गया और उस क्षेत्र की इतिहास को देखते हुए योगी जी ने फोन किया था। यहीं आज उद्धव ठाकरे अगर सोनिया गांधी का पिट्ठू बनकर, उनकी कठपुतली बनकर फोन कर रहे हैं तो उन्होंने अच्छे से जान भी लिया होगा कि घटना और क्या है, वो गांव की घटना है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उस व्यक्ति का हथियार समेत गिरफ्तारी हो गई है। तो दोनों घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करके उद्धव ठाकरे भी सोनिया गांधी के पल्लू में अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है और यह कार्रवाई भी तब हुई, पुलिस पे सस्पेंड की या उन लोगों को गिरफ्तारी की, जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वो वीडियो वायरल हो गया और फिर मीडिया ने सवाल उठाए, तब दबाव में जाकर के उन लोगों को गिरफ्तार किया है। और उसके बाद भी एक ओछी राजनीति देखिए कि वहां के गृह मंत्री एक वीडियो डालते हैं और वो बोलते हैं कि उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो देश को? वो किसी एक वर्ग को संतुष्ट और तुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और इस घटना में भी वो केवल और केवल संत समाज के आक्रोश को देखते हुए केवल वो जवाब दे रहे हैं, उतना ही जितना सीमित है। अभी तक इस जांच को कहीं आगे नहीं बढ़ाया है और वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर वो बच जाएं किसी तरह और वो और बीजेपी शासित राज्यों में कहीं ना कहीं और मुद्दे ढूंढ करके इसको डाइवर्ट कर दें, जो ये अभी होने वाला नहीं है। सर, वही महाराष्ट्र सरकार बुलंदशहर घटना पर सवाल उठा रही है, संजय राउत भी सवाल कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी सवाल कर रही हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। औरंगाबाद में पुलिस पर हमला होता है, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अगर देखें तो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी महाराष्ट्र में ही है। और इन सब चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है और मामला डाइवर्ट करने के लिए बुलंदशहर का मामला उठाकर लाया जा रहा है। और वहीं पर अर्णव गोस्वामी पर जो हमला होता है, उन हमलावरों को भी जमानत मिल जाती है, जबकि वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। तो ये किस तरीके से राजनीति चल रही है महाराष्ट्र के अंदर? क्या यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं है? महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, क्या लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है? देखिए, इसमें तो ये है कि जो ये तबलीगी जमात हो या जहाँ पे कोरोना संक्रमित लोग हैं, ये जो घटना हुई है इसमें तो मस्जिद के अंदर से नमाज पढ़ते हुए पुलिस ने पकड़ा है। महाराष्ट्र में अभी तक जो हम देख रहे हैं, वहाँ के क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा वो मामले पकड़ में आए हैं। उसके उलट आप उत्तर प्रदेश की अगर आप देखेंगे, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भी सबसे आगे है,
लेकिन कोरोना के मामले में वहां कंट्रोल किया गया है, क्योंकि योगी जी ने पहले ही दिन से प्रशासन के द्वारा सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया है। दूसरा, उन्होंने जो प्रयोग किए हैं कि घरों में लोग रहें, जिसको घर में कोई सामान चाहिए हमारा शासन प्रशासन आप तक पहुंचाएगा। तो पुलिस वाले लोग और शासन के लोग वहां लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, आवश्यकता की चीजों को पहुंचा रहे हैं। तीसरी बात, योगी जी ने वहां एनएसए लगाने की बात कर दी कि कोई भी इस तरह का जमाती, कोई भी नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति, कोई भी मस्जिद में इकट्ठे हुए लोग, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो किसी भी समाज और धर्म से, उसको अगर पुलिस पकड़ती है और वो कोरोना फैलाने में कहीं ना कहीं दोषी पाया गया तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन उसके उलट आप देखिए महाराष्ट्र में जितनी तेजी से केस बढ़ रहे हैं, वहां कोई लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार वहां एक विशेष वर्ग पर सख्ती करने से कतरा रही है। अगर वहां भी ऐसा कोई सख्त कानून लगाते, एनएसए जैसा वहां पहले से है कानून, उसको लेकिन लागू कौन करेगा? मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री के अंदर वो विल पावर नहीं है, क्योंकि वो तुष्टीकरण के कारण एक विशेष वर्ग को खुश चलने का चाहते हैं, और जब तक वो संतुष्टि करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे, तब तक वहां कोरोना रुकने वाला नहीं है, वो तेजी से फैलेगा। क्योंकि हमने वीडियो देखी है, मार्केट में लोग घूम रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग घूम रहे हैं, और कोई लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन वहां महाराष्ट्र में वो सख्ती नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो सवाल उठाते हैं उत्तर प्रदेश पे, वो पहले अपना मुंह देखें आईने में कि मैं कैसा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है। तो वो अपने प्रदेश में सख्त लॉकडाउन का पालन कराने में विफल हैं। और आप देखिए ना कि किस तरह से जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, वो कह रहे हैं जी और प्रदेश वाले लोग, उत्तर प्रदेश वाले, मुख्यमंत्री जी इनको ले जाओ, मैं भेजने को तैयार हूं। क्यों? तुम वहां व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तुम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जैसे योगी जी ने व्यवस्था की है कि कोई गरीब है, दिहाड़ी मजदूर है, कोई छात्र है, अपने छात्रों को वो दूसरे राज्यों से ला रहे हैं, क्योंकि वहां तुमसे अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन भाई तुम्हारा फर्ज क्या बनता है कि अगर तुम्हारे प्रदेश में कोई मजदूर हैं, उनके लिए व्यवस्था करो। योगी जी ने तो घोषणा कर दिया 71 लाख मजदूरों को मैं रोजगार दूंगा। तो भाई महाराष्ट्र में अगर वो आए हैं तो आप उनकी व्यवस्था करो, वहां उपलब्ध कराओ उनको भोजन और रोजगार। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले हैं। गलती से वहां मुख्यमंत्री बन बैठे हैं और जैसे तैसे बस सत्ता में बैठे हैं। असली खेल तो पीछे कांग्रेस और एनसीपी उनके कर रही है, वो तो केवल एक कठपुतली बने हुए बैठे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए, और फिर मिलेंगे तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए।